नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीजों को हम एज अ फॉर्मूला जानते हैं, बट उसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता होता है। और आज हम लोग सिर्फ उस रीजन को ही नहीं जानेंगे, बल्कि उसके ओरिजिन के साथ, मतलब जो हमने कुछ ज्ञान अभी प्राप्त किया है जीरो की दुनिया का, उसके साथ भी हम इस चीज को कनेक्ट करने वाले हैं। और ये आपको मदद करेगा आपके एंटायर 11th एंड 12th के अंदर, एंटायर फिजिक्स हो गई या आपकी केमिस्ट्री हो गई या मैथमेटिक्स हो गई, उन चीजों को और बेहतर ढंग से समझने में। तो उसी चीज को समझने के लिए एक बड़ा ही खास सा एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों होता है, हम इसकी खोज करने वाले हैं। तो अब इस चीज को समझते हैं, और समझने के लिए हमारा जो सिंपल एल्गोरिदम है वो यही है, जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है उसकी मदद से नेचर को ऑब्जर्व करो। नया ज्ञान नेचर आपको खुद देगा। हमें कुछ कोई भी चीज डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है और चीजों को डिस्कवर करना है। और इस तरीके से चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है, और नेचर से ढूंढने का हम सही रास्ता प्राप्त करते हैं, और वही राइट हैबिट बनाते हैं हम लोग। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को रीडिफाइन करना होगा अपनी नॉलेज के जरिए उन डेफिनेशंस को जो हम लाइन के बारे में और एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे, ऑब्वियसली एक टू डायमेंशनल फिगर है, तो हम शुरू करेंगे इसको लाइन के साथ और फिर टू डायमेंशन पे आएंगे, और ऑटोमेटिकली थ्री डायमेंशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए टास्क बन जाएगा। तो वो चीज फिर आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर बढ़ते हैं हम लोग, कि हम एक लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमने इससे पहले की पहले वाली वीडियो में ऑब्जर्व किया था, कि एक लेंथ को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर अगर एक लेंथ है, और नेचर ने हमको ज्ञान दिया था कि ये जो लाइन है ये पॉइंट से मिलकर बनी है, और एक पॉइंट की लेंथ होती है जीरो, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करते हो, यानी कि जीरो को आप देखो हर पॉइंट की लेंथ जीरो है, और अगर आप हर पॉइंट को ऐड करोगे तो ये लेंथ निकल कर आ रही है। तो जीरो को आपने इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी से। रिपीटेटिव एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और उसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड होता है अगर हमारे पास सिचुएशन मौजूद नहीं है, परिस्थिति मौजूद नहीं है, बट यहां पर तो मौजूद है। और जैसा हमने सीखा है उस हिसाब से जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी इस परिस्थिति में किसके बराबर होगा? लेंथ एल के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर वो नंबर एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब हम किसी चीज को नंबर से ना रिप्रेजेंट करके किसी इंग्लिश के लेटर से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम एल्जेब्रा कहते हैं। तो ये बेसिक एल्जेब्रा के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी यहां लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस चीज को अगर ऑब्जर्व करें तो लाइन की एक नई डेफिनेशन हमें नेचर सिखा रहा है, हम बना नहीं रहे हैं, नेचर सिखा रहा है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लेंथ लेंथ इज एक्चुअली सम ऑफ सम ऑफ हम यहां पे कैसे लिखे, सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एज सीन इन नेचर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को छोटा कर दूं, इसकी लेंथ एल डैश कर दूं, तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इस केस में जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी हो जाएगा एल डैश। तो इसका मतलब लेंथ है सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अनंत पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हो तो वो लेंथ के बराबर होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एज सीन इन नेचर, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको डेफिनेशन, ये हम खुद बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। नेचर को देख रहे हैं, बस उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम बना नहीं रहे हैं एक्चुअली में, ये लाइन गलत हो गई मेरे मुंह से। हम एक्चुअली में जो हमें दिख रहा है उसी को बस इंग्लिश या हिंदी में लिख रहे हैं, अनंत पॉइंट्स के जोड़ को, यानी कि सम को। ठीक है, हम जो कि हमें कुदरत में नजर आ रहा है वही आपका लेंथ के बराबर होता है। अगर ये दोनों लाइनें नहीं होती तो ये हमारा जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होता। तो सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो अभी आसानी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एज सीन इन नेचर। ये तो हमें पता चल ही गया है, बट हम कहते हैं लेंथ क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स ये आपका लेंथ है। तो अब यहां पर बेसिकली अगर हम देखें तो हम जीरो को जीरो इनफाइनाइट टाइम्स अगर सम कर रहे हैं, या फिर हम कहें तो एक तरीके से देखा जाए तो हम बेसिकली यहां पे पॉइंट्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई यहां पर कितने पॉइंट्स हैं, तो जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमें इनफाइनाइट पॉइंट है। बट अब हम कह सकते हैं कि इंफिनिटी की को भी हमें गिनती के नजरिए से देखना शुरू करना होगा। एक नई सोच, एक नया नजरिया जिसकी हमें जरूरत पड़ रही है यहां पर, और नेचर हमें दिखा रहा है। और वो क्या दिखा रहा है कि अगर मैं एक लेंथ लेता हूं जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और एक दूसरी लेंथ लेता हूं जिसकी लेंथ है 2 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इस 1 मीटर के अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। इस 2 मीटर के अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। पहली परिस्थिति के लिए जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपके लिए 1 है, दूसरी परिस्थिति के लिए जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपके लिए 2 है।
ठीक है। तो अगर मैं वन और टू को देखूं और ऑब्जर्वेशन के जरिए आगे बढ़ूं, ठीक है, जबरदस्ती की बनाई हुई कोई सोच नहीं, ऑब्जर्वेशन के जरिए आगे बढ़ूं, तो जितने पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि ऑब्वियसली इंफिनिटी है, लेकिन सोच सोच पे ध्यान देना, जितने पॉइंट इस 1 मीटर लेंथ के अंदर मौजूद हैं उतने ही हालांकि है वो इंफिनिटी, लेकिन अगर मैं यहां पर एक लाइन के जरिए इन दोनों को दिखाऊं, तो जितने पॉइंट ऊपर वाली लाइन में मौजूद है उतने ही पॉइंट नीचे वाली लाइन में मौजूद है इन दो रेड बार्स के बीच में। ठीक है। और अगर इस लाइन को भी मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो यहां पे पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यानी कि ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, ये दोनों इंफिनिटी यहां पर, ये दोनों इंफिनिटी यहां पर है तो इंफिनिटी, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है। तो यहां पर नेचर का एक इशारा है, इंफिनिटी इज नॉन काउंटेबल येट दे आर नॉट ऑलवेज सेम, नॉट ऑलवेज सेम। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर मैं टू को मतलब वन को टू से डिवाइड करूं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट से काउंटिंग के फॉर्म में अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये आंसर आता है 1/2, क्योंकि दोनों के अंदर अगर मैं देखूं, इसके अंदर जितने इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लेंथ के अंदर उसके दुगने इनफाइनाइट पॉइंट है, बट इंफिनिटी क्योंकि नॉन काउंटेबल होता है, इसलिए हमको ये थोड़ा सा पैराडॉक्सियल लगता है। अब यहां पर देखें कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी यहां पर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अभी देखना, एक और नॉट डिफाइंड चीज हम ढूंढने वाले हैं। अगर यही लेंथ 3 मीटर की होती, ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इस केस में आता 1/3। ठीक है। और अगर मैं इस इंफिनिटी को इस इंफिनिटी से डिवाइड करता, तो आंसर आता 3। यानी कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के बहुत सारे आंसर हैं, और जिसका एक आंसर नहीं होता, यानी कि एक डिफाइंड आंसर नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, जैसा कि हम लोगों ने जाना है किससे, नेचर से। ठीक है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आपका नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिफाइंड नहीं हो सकता है। अगर आपके पास सिचुएशन है, उस केस में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी डिफाइंड है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन नहीं है, उस केस में ये नॉट डिफाइंड है। क्योंकि आप इसको कैसे बताओगे कि ये किसका इंफिनिटी है, 4 मीटर का, 5 मीटर का, 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का, किसका इंफिनिटी है ये। तो जब आपको ये नहीं पता है, यानी सिचुएशन नहीं है, तो ये किसका इंफिनिटी है हमें नहीं पता, ये किसका इंफिनिटी है हमें नहीं पता, इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये इंफिनिटी 1 मीटर वाली लेंथ का है, ये इंफिनिटी 2 मीटर वाली लेंथ का, यानी वास्तविकता हमारे सामने खड़ी है, मौजूद है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये 1/2 है। इसीलिए जब आप अभी आगे चल के, मतलब अभी कुछ ही दिनों में जब आप कैलकुलस सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो वहां पर ना, जब हम इन इन चीजों को नहीं जानते हैं, तो वहां पर हमारे पास ऐसी ऐसी इक्वेशंस आती हैं, जैसे कि x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। ठीक है। और यहां पर एट x = 2, जब आप इसको देखते हो, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 - 4 0 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया, तो एक्चुअली में ये 0/0 के फॉर्म में है। बट जब आप कैलकुलस के जरिए इसको सॉल्व करते हो, तो इसका आंसर 4 आता है। तब आप सोचते हो यार ये क्या है, अरे यार कैलकुलस में आता होगा, बाकी जगह तो ये 0/0 नॉट डिफाइंड है। ये वो वास्तविक परिस्थिति है जो मौजूद है, उस परिस्थिति में इसका आंसर 4 आया है। ये आप करोगे आगे चल के, तो जब आप इसे करोगे, इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो ये आपको अटपटा लगेगा, सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। जब आप इसको ऐसे देखोगे कि यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाई, यहां पे लेता हूं मैं 3x² + 5x + 9। ठीक है। और यहां पर x आपको लेना है इंफिनिटी, x की वैल्यू इंफिनिटी ले लो। तो जब आप इसको इंफिनिटी लोगे, तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, 2 × इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस एनी नंबर इज इंफिनिटी। तो ये आ गया देखो आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। बट ये एक फंक्शन है, एक वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जब आप कैलकुलस के जरिए, जो कि रियलिटी को ही शो करता है, कुछ अलग चीज नहीं करता है, जब आप उसे सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1/3, 1/3 निकल कर आएगा। अब ये वास्तविकता दिखी, तभी तो आपने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व किया ना। यानी कि ये जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हम कैलकुलस के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, ये जो 0/0 को हम कैलकुलस के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, वो वास्तविकता को देख के करने वाले हैं। अगर ये फंक्शन क्या है, एक वास्तविकता है। ये जो फंक्शन है, ये यानी कि फंक्शन ना बोल के अभी, क्योंकि हम उस पे पहुंचे नहीं है, रिलेशन फंक्शन पे, तो मैं कहता हूं इस ये इक्वेशन क्या है, ये वो वास्तविकता है जिसके जरिए हमें 4 मिला। ये वो वास्तविकता है जिसके जरिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की वैल्यू 1/3 मिले। ठीक है। तो कैलकुलस के अंदर जब आपके पास वास्तविकता नहीं है, नॉट डिफाइंड,
लेकिन कैलकुलस के अंदर नहीं, सॉरी माफ करना, नेचर के अंदर, नेचर के अंदर कैलकुलस आता है। नेचर के अंदर अगर वास्तविकता दिख रही है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वास्तविकता दिख रही है। इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर वास्तविकता के लिए कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बहुत सारे आंसर है, 1/2, 1/3, 3, 4, 7, 8, ऑल रियल नंबर्स, इसलिए नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मेरे पास 1 मीटर की लेंथ और 2 मीटर की लेंथ है तो नजर नजर आ रहा है, और अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब इस केस में ये 1/2 है। यही बनेगा देखो आपका कैलकुलस। मुश्किल नहीं है ना, आसान है ना। अब क्यों आसान बनेगी हमारे लिए कैलकुलस? क्योंकि हम जानते होंगे उस वक्त जब हम कैलकुलस को के क्वेश्चंस करने जाएंगे तो हमें पता होगा हम कर क्या रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। अच्छा यार, एक प्रोसीजर बन गया है, लिमिट के ये 4 ट्रिक्स याद कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है भाई, नंबर आ गए, आगे बढ़ गए। ये नंबर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान के जरिए भी तो आप 4 ही लाओगे, और जब 4 लाओगे तो भी नंबर आएंगे, तब वो नंबर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि तब वो नंबर बताएंगे कि आप कितने ज्ञानी बन रहे हो। ठीक है, बिना ज्ञान के लाए गए नंबर इज इक्विवेलेंट टू जीरो। मैं तो कहता हूं इक्विवेलेंट क्या, जीरो ही है। लेकिन ज्ञान के जरिए लाए गए 10 नंबर भी, ठीक है, बिना ज्ञान के लाए गए 100 नंबर से ज्यादा होते हैं। और ज्ञानी इंसान के 10 नंबर नहीं आते कभी, ज्ञानी इंसान तो 100 नंबर, ये तो ये है कि भाई 100 से ज्यादा ला नहीं सकते, इसलिए बेचारे के 100 आ जाते हैं। ज्ञानी इंसानों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए ज्ञानी बन के नंबर लाना है, उस तरीके से नहीं लाना है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं अगर सिचुएशन मौजूद है तो, और ये भी एक नॉन डिफाइंड सिचुएशन होती है। अब बारी आती है, हमने लेंथ को डिफाइन कर दिया, ठीक है, आते हैं हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, जो कि हमने लेंथ को डिफाइन कर दिया। लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ, या फिर हम कह ले सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि बेसिकली लेंथ के जरिए हम कर क्या रहे हैं, लेंथ को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हम लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये आपकी लेंथ की न्यू परिभाषा है जो कि हमने ऑब्जर्व करी है। हम इसको सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हमने लिखा था, बट सम ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इज बेसिकली हम एक नंबर तक ही पहुंच रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। बेसिकली काउंटिंग है, ठीक है। देखो, काउंटिंग करोगे तो हर बार आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, बट ये वो वाली इन्फिनिटी है जहां हम इन्फिनिटी को एक काउंटिंग के फॉर्म में देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 मीटर के अंदर जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 2 मीटर के अंदर उसके दुगने इनफाइनाइट पॉइंट है। बस प्रॉब्लम यह है कि इन्फिनिटी तक हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी को एक नंबर डेजिग्नेट नहीं कर सकते हैं। बट हम ये तो देख सकते हैं ना कि 1 मीटर की लेंथ में और 2 मीटर की लेंथ में, 2 मीटर की लेंथ में 1 मीटर वाली लेंथ से डबल इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। है कि हालांकि हैं दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स ही, लेकिन जितने भी होंगे डबल होंगे। तो ये एक चीज नेचर ने हमें दिखाई है। तो नेचर से ज्ञान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आपका लेंथ होता है। ये हमारे लिए एक ज्ञान हमें नेचर ने दिया। अब हम चलते हैं अपनी चौथी या पांचवी क्लास में, जहां हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तक सीख चुके होते हैं, और फिर हम यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। एक बॉक्स है, 2 बॉक्स हैं, काउंटिंग करते हैं, बेसिकली हम 3 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं। फिर हमने एक और लाइन बना दी, 2 3 4। फिर हमने एक और लाइन बनाई, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्स हमने यहां पर, 4 4 बॉक्स की 3 लाइनें बना दी है। ठीक है, हमने कहा काउंट करो, तो हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 12 है। फिर हमने कहा एक एक लाइन में काउंट करो, तो इस लाइन में 4 बॉक्सेस हैं, इस लाइन में 4 बॉक्सेस हैं, इस लाइन में 4 बॉक्सेस हैं। तो यानी कि अगर मैं तीनों लाइन में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उनको ऐड कर दूं, यानी कि 4 + 4 + 4। तो देखो, बचपन में ही हम बेसिकली, नेचर हमें सिखा रहा था, जस्ट ऑब्जर्व करते जाओ, लिखते जाओ, नई चीज मिलती जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग बचपन में, 3rd 4th ग्रेड में कर क्या रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहे हैं। बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ एंड रिजल्ट याद किया कि यार हमने बचपन में क्या गलतियां करी हैं जो हमें करवाई गई हैं, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, आप तो हमसे सीखने आते हो। गलतियां करी हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, शॉर्टकट मार के निकल गए। बल्कि अगर हम उसको ऐसे करते कि यार अगर इसमें 4 हैं, 4 + 4 + 4, छोटी क्लास में छोटा लेवल है तो कोई बात नहीं, 4 + 4 + 4, और बेसिक सा ज्ञान रिपीटेटिव एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए ये 4 × 3 है। बट हम क्या गलती करते हैं, एंड रिजल्ट देख लेते हैं, यार 4 × 3, इसका फॉर्मूला है 4 × 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, आ गया रिजल्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन छोटी क्लास में ये ऑब्जर्वेशन तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, इसमें 4 बॉक्स हैं, इसमें 4 बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स कितने होंगे, 4 + 4 + 4। तो हमने वही किया, 4 + 4 + 4, जो कि निकल कर है 4 × 3। तो हमने फाइनली कहा कि यार यहां पर नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3 R4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, और रिजल्ट देखो, फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आ रहा है 4 × 3 बाई ऑब्जर्वेशन, नॉट मेड बाई ह्यूमन, बाई ऑब्जर्वेशन वो 4 × 3 आ रहा है। तो हमने कहा कि भाई यहां से हमें समझ आ गया
कि अगर इस तरीके से अरेंज होंगी चीजें तो रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें पता चल जाएंगे, जो कि यहां पर निकल कर आ रहा है 12, जो कि यहां पर भी है 12। ठीक है, ये ज्ञान हमें बचपन में ले लिया था हमने, और अभी हमने यहां पर वही चीज देखी जो राइट वे ऑफ एजुकेशन है, जो कि बचपन से नेचर हमें दिखा रहा था। हम बस एग्जाम की रेस में ऐसे दौड़ पड़े कि हम ऑब्जर्व करना भूल गए। ठीक है, चलो, अरे यार ये मिटाना नहीं था, यहां लिख देता हूं। तो लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहां पर एरिया क्या होता है? तो अगर मैं एक एरिया को देखूं तो एरिया को हमने कैसे डिफाइन किया? लाइन से ही आगे बढ़े। ठीक है, हमने डिफाइन किया यहां पर सबसे पहले पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ। ठीक है, टोटल लेंथ, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ बी है, इसकी भी एल होगी, इसकी भी बी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर, मतलब एक नॉर्मल टर्म है, मतलब पूरी लंबाई जो इसकी है उसी को हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, मतलब पूरा रास्ता जो है ये, इस पूरे रास्ते को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एल है, पहले केस में पहली लाइन के लिए एल है, इसके लिए कितना है? बी है, इसके लिए कितना है? एल है, इसके लिए कितना है? बी है। तो ये बन गया यहां पर 2l प्लस बी, तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। तो फिर हमने कहा कि अगर हमने बाउंड्री की लेंथ तो मेजर कर ली, ठीक है, तो यार अगर मैं कहूं कि इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है, अगर मैं सारे जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सबको काउंट करने जाऊं, अब जैसा कि हमें यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर आप ऐड करो, इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो एक नंबर आएगा। तो एक लाइन के अंदर अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इस पूरे रीजन में जो इसके अंदर है, इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे? ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, लेकिन वो जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये जो लेंथ है, यहां पे जो इनफाइनाइट पॉइंट है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, इस पहले पॉइंट के लिए मैं यहां एबीसीडी लिख देता हूं, एबीसीडी। ठीक है, फॉर ए बी 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज लेंथ, फॉर बी सी 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे को अब ये इच्छा हुई कि अगर इस पेरीमीटर के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जितने पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं, जो रीजन है, इसको हम लोगों ने नाम दिया एरिया, इसको हमने नाम दिया एरिया। तो इस एरिया के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, मतलब इस बाउंड्री के अंदर कितने पॉइंट है, उसको हमने नाम दिया एरिया। तो हमने यहां एरिया की भी न्यू डेफिनेशन को खोजा, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, यही एरिया का मतलब हुआ। जैसे लेंथ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, एरिया का भी यही मतलब है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। बट अब ये दोनों लाइनें तो एक जैसी लग रही हैं, तो हमने कहा चलो एक चीज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, हो गया डिफरेंट। ठीक है, वन डायमेंशन के अंदर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है उसकी नंबर काउंटिंग करनी है, जो कि अगर हम वैसे बोलेंगे तो इनफाइनाइट है, बट एक्चुअली में हम क्या काउंट करना चाह रहे हैं? उन इनफाइनाइट पॉइंट के जरिए कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो वास्तविकता को देख के ही हमें मिलेगा। और टू डायमेंशन के अंदर भी वो कौन सा नंबर है जो हमें वास्तविकता को देख के मिलेगा। याद रखना, बाय डिफॉल्ट 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, बट ये जो वैल्यू आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी, वो वास्तविकता को देख कर आएगी। ठीक है, तो ये है आपका 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी। यहां पर अब 1D में उसे लेंथ बोलेंगे, 2D के अंदर एरिया बोलेंगे। अब हमने कहा कि यार चलो इसके अंदर के पॉइंट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता L इंटू बी क्या होता है ये फॉर्मूला, इसके पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा कि यार अगर एक लेंथ को देखूं, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ को देखूं अगर मैं, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, एक लाइन है जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ऑब्जर्व, अपना फोकस यहां पे रखना। अगर मैं पहले पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट है, इस लेंथ का जो पहला पॉइंट है, यहां पे एक बी लाइन बना दूं, तो ये कितने हैं? यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा शब्दों को ऐसे बोलूंगा, यहां पे एल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, मतलब जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मतलब है तो देखो डॉट 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 ही है, सारे पॉइंट्स ही हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है उसके साथ मैंने एक लाइन बना दी। अब इमेजिनेशन की दुनिया के जरिए हमें यहां पहुंचना होगा। अब जो पहला पॉइंट है उसके बाद जो पॉइंट है उसके साथ भी एक लाइन बना दो, तुम उसके साथ भी एक लाइन बना, तीसरे पॉइंट के साथ एक लाइन बनाओ, चौथे पॉइंट के साथ एक लाइन बनाओ, पांचवें पॉइंट के साथ लाइन बनाओ। हालांकि इन रियलिटी तो ये इतना मोटा होगा नहीं, बट आप समझ रहे हो, हर पॉइंट के साथ एक बी लेंथ की लाइन बनाते जाओ। तो ऐसे करते करते आप एंड तक पहुंच जाओगे, एंड तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पे जो ये नंबर ऑफ लाइंस मैंने बनाई है, नंबर ऑफ लाइंस मैंने बनाई है, ध्यान से सुनना, जितने ऊपर वाली लाइन में पॉइंट्स हैं, यहां पर उतने ही नंबर ऑफ लाइंस मैंने बनाया है।
ऑब्जर्वेशन है ये, इसको याद मत करना, ये ऑब्जर्वेशन है। जितने पॉइंट्स ऊपर वाली लाइन में है उतने ही मैंने यहां पर लाइनें बनानी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो इन लाइनों में जितने पॉइंट हैं, अगर मैं सारे लाइनों के पॉइंट्स को ऐड कर दूं, सारे लाइनों के पॉइंट को ऐड कर दूं, तो मुझे इस पेरीमीटर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। हर एक लाइन जो मैंने यहां बनाई है, अगर मैं उनके पॉइंट्स को ऐड करता जाऊं, तो पहली लाइन में कितने पॉइंट है, ध्यान से सुनना, पहली लाइन में कितने पॉइंट है, पहली लाइन में इसकी जो लेंथ है वो b के बराबर है, तो यहां पर 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी b के बराबर है, ठीक है। तो b नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये जो b नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सॉरी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि वास्तविकता में b के बराबर है, सही शब्द ये रहेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो कि वास्तविकता में b के बराबर है। 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपका b के बराबर है। और मैंने ये b वाली लाइन के जितने पॉइंट एक लाइन में है, ऐसे कितनी लाइनें बनाई हैं, l नंबर ऑफ लाइन बनाई है। कितने नंबर ऑफ लाइन बनाई है, l नंबर ऑफ लाइन बनाई है। तो मैं यहां पर b लाइन को, इस लाइन को l टाइम्स ऐड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, l टाइम्स ऐड करने वाला हूं। इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। चलो अब चलो यहां पे हम 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे एक शॉर्टकट हो जाता है। तो यहां से यहां तक कितनी लाइनें बनाई है मैंने, बी लेंथ की कितनी लाइनें बनाई हैं, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लाइनें बनाई हैं, ठीक है। और यहां पर अगर मैंने इनफाइनाइट लाइनें बनाई हैं, हर लाइन की जो मतलब जो ये बी लेंथ की लाइन है उसकी विड्थ कितनी है। देखो पॉइंट की यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 0 होती है। इस लाइन में क्योंकि ये लेंथ है, इसकी विड्थ नहीं होगी, इसकी विड्थ 0 होगी। तो यहां पर हर लाइन की जो चौड़ाई है ना वो 0 है। तो इनफाइनाइट लाइंस है, लेकिन सबकी चौड़ाई कितनी है, यहां पर तो आप चौड़ाई नाप रहे हो ना, चौड़ाई कितनी है, 0 है। तो 0 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के, ठीक है। तो यहां पर 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं बी लेंथ की लाइनें मैंने एल बार बनाई है, ठीक है। तीन तीन के बॉक्स मैंने चार बार रखे हैं, ठीक है, 4 बार रखे हैं। तो यहां पर ये होता है 3 मल्टीप्लाई 4। सिमिलरली बी लेंथ की लाइन मैंने कितनी बार रखी है, एल बार रखी है, तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई एल, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी के फॉर्म में अगर हमें इसे देखना है, ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, बी क्या है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी वो आपका बी है, और दूसरा है 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी वो आपका एल है, ठीक है। अब यहां पर बस आप अगर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज इक्वल टू बी इंटू एल, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखा जाए तो ये वही चीज तो है जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही थी, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपका लेंथ है, लेकिन यहां पर अब एक्चुअली में इन दोनों, इस पूरे क्या बोलेंगे हम इसको, इस पूरे बाउंड्री के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, वास्तविकता को देख के उसका जवाब बी इंटू एल के बराबर आ रहा है, बी मल्टीप्लाई एल के बराबर आ रहा है। और यहां पर बस हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब 1D से 2D में जाने के लिए, लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और बी ब्रेड्थ को भी हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर यूनिट हो जाएगी बी एल मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ के लिए हो जाएगी वो जस्ट मीटर, दैट्स इट। यूनिट्स हमने क्यों करते हैं ये हमने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा ही है। और यहां से हमें पता चला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों होता है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा हमें, इसका फायदा हमें यह मिलता है, जब हमने जीरो के नजरिए से इस चीज को देखा, इस चीज को आपको भी सोचना है, बी लेंथ की एक लाइन बनाई तो कितनी लाइनें बनाई, एल नंबर ऑफ लाइन ही तो बनाई होंगी, एल मतलब इतने इनफाइनाइट लाइंस बनाई जिससे कि आपका रिजल्ट एल के बराबर ही तो आएगा। अगर ये लेंथ और बड़ी होती, ठीक है, ये लेंथ और बड़ी होती तो आप और बी वाली लाइनें बनाते, और वो लेंथ मान लेते एम होती, तो कितनी बी लाइनें बनाई, इनफाइनाइट लाइनें बनाई, लेकिन वो इनफाइनाइट लाइनें जो है एड अप होकर कितनी लेंथ के बराबर जाएंगी, एम लेंथ के बराबर जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इनटू दिस रीजन हमें पता चल गया, और वो किसके बराबर है, एम इंटू बी के बराबर है। अगर एल लेंथ होती तो एल इंटू बी के बराबर आता, है ना मजेदार चीज, ठीक है। तो ये देखो ये चीज हमें पता चली। अब वॉल्यूम पे आ जाए, तो भाई जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इस लेयर में है, अब अगर मैं इसकी एच हाइट दे देता हूं तो हर लेयर में उतने पॉइंट है, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स आएंगी, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स एड अप होके किस नंबर पे पहुंचेंगी, एच नंबर पे पहुंचेगी। तो एल इंटू बी इंटू एच, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन आ गया हमारे पास। यानी कि अगर मैं इसको एक हाइट दे देता हूं, यानी कि वॉल्यूम 3 डायमेंशन कर देता हूं, तो यहां से वॉल्यूम की भी मेरे पास डेफिनेशन नेचर से आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 3D, ठीक है। अब इसका फायदा आपको मैथमेटिक्स के अंदर कैसे मिलेगा, मान लो एक कर्वेचर है, ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसा कर्वेचर है, ठीक है, इसको आपने इस एक्सिस पे 360 डिग्री घुमा दिया, 360 डिग्री घुमा दिया, तो यहां पर ये कुछ ऐसा सा डिजाइन बन जाएगा, एक मटके जैसा।
इसका सरफेस एरिया निकालना है, यही ज्ञान काम आने वाला है। इसका वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलस के जरिए ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे हम लोग, यही ज्ञान काम आने वाला है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या मुश्किलें आएंगी, हमारे को फिर, और मैं सच बता रहा हूं, ये इतना आसान है ना इन चीजों को समझने के बाद कि यहां पे आपको रद्दी भर भी स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब चीजें हम लोग नहीं करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं राइट वे में, तो हमारे लिए इसका जो एंड रिजल्ट है ना, अगर मैं इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कर्व रिप्रेजेंट किया जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। और हमें फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन मैं अपने ज्ञान की मदद से भी बना लेता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यहां पर एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई डी एस, डी एस है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स फ्रॉम, यहां पे जीरो है और इसकी जो हाइट है मान लेते एच है, फ्रॉम जीरो टू एच। ये बनेगा देखो आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यकीन मानो ये बहुत आसान है ये चीज, ठीक है। मेरे को ये फॉर्मूला कसम से नहीं याद था, लेकिन मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैंने तुरंत इसको देख लिया। तो राइट वे ऑफ एजुकेशन, आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आप चीजों को आराम से डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो आएगा पाई एफ ऑफ एक्स पाई आर स्क्वायर, मतलब मैं सर्कल, मैं उसको देख रहा हूं सर्कल वाले उससे निकाल रहा हूं, पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको साफ साफ लिखता हूं, ठीक है। ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डी एक्स आता है, डी एक्स, ठीक है। फिर आएगा जीरो से लेकर एच तक, ठीक है। अब ओरिजिन को ना समझने की, नहीं समझते हैं हम लोग और इन चीजों को करने चले जाते हैं, आप खुद सोचो आपको ये रत्ती भर भी समझ नहीं आएगा और इनको देख के डर लगेगा वो अलग। फिर हम बोलेंगे यार ये जो हम ये कैलकुलस पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ में क्या काम है, और ये रियलिटी से ही खोजा गया है। कोई भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट चीजों को इसलिए नहीं खोजता है कि वो आपको एग्जाम बनाने में मदद करेगा, आपके एकेडमिक्स को टफ करेगा, वो चीजों को नेचर से खोजता है। इन सब का नेचर में रोल है, और अगर वो नेचर से खोजता है तो उससे इंसान का इवोल्यूशन होता है। हम एग्जाम की रेस में ऐसे ना दौड़ें कि हम ज्ञान लेना भूल जाएं, और अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम इवोल्यूशन नहीं कर सकते, हमें मजबूरन अपनी लाइफ काटनी पड़ेगी। और अगर हमें लाइफ काटनी पड़ेगी तो फिर हम वही भीड़ का हिस्सा हैं, लोग आते हैं पैदा होते हैं चले जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ गिनती के महान लोग आते हैं जो सोचना सीख जाते हैं और ऐसा काम करके जाते हैं कि 99.99999% पॉपुलेशन की वजह से ह्यूमैनिटी इवॉल्व नहीं होती है, लेकिन इन इवोल्यूशनरी इंसानों की वजह से ये कुछ सोचते हैं, कुछ नया इन्वेंट होता है, डिस्कवर होता है, ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर जाती है। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, जेम्स वॉट से पहले भी इंसान थे, बट उन्होंने स्टीम इंजन बनाया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। वो ना करते, बाकी लोग भी तो थे, नहीं कर रहे थे ना, ठीक है। कोई इवोल्यूशन आया नहीं आया, जेम्स वॉट ने सिर्फ सोचा कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं जिससे कि हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाए, और उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। उनके सोच से पहले तक इंसान सिर्फ और सिर्फ खेती करता था, लेकिन अब पूरी की पूरी एंटायर इंडस्ट्रीज खड़ी हैं इस दुनिया में, ये दुनिया की इकोनॉमी चल पड़ी है। तो उनकी एक सोच, उनका एक इन्वेंशन जो उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, लेकिन जब अब ज्ञानी इंसान ना अपनी ख्वाहिश भी पूरा करता है ना, तो भला पूरी ह्यूमैनिटी का हो जाता है। पॉइंट को समझो, एप्पल तो हमेशा ही गिरते थे, ठीक है, लेकिन देखने वाला सिर्फ न्यूटन सर थे, ठीक है। उन्होंने देखा तभी तो आज इंसान चांद पे कदम रख पाया, वरना रख पाता, नहीं रख पाता। इस पॉइंट को समझो, आप वही इंसान हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए आगे बढ़ो। ये सब चीजें, ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है, बड़ी ही आसानी से, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सही बताऊं तो अभी आपको बताऊंगा तो खैर उतना समझ नहीं आएगा, बट मैंने इस केस के लिए 2 पाई आर, मैंने इस एफ एक्स को जो वाई एफ एक्स की तरह है इसको रेडियस माना है 2 पाई आर, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस बताया मैंने। उस सरकमफ्रेंस को, ये डीएस का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये डेल्टा एस होता है डीएस, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डीएक्स होता है। ये सब क्यों आया, कैसे आया, बहुत आसान है समझना, बस मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, बट मैंने देखा अगर एक लेयर का पेरीमीटर के पॉइंट्स निकाल लेता हूं, उसको सरफेस के पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन होता है, ठीक है, तो ऐड कर देता हूं, सरफेस एरिया आ जाएगा और आ गया फॉर्मूला। तो मुझे चीजों को रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूंगा ज्ञान की मदद से। और यहां पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने अभी जो चीजें बोली हैं उसमें मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थिंग्स आर इजी, थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर सुपर कूल। जस्ट इसके बाद आप लोगों को अब क्या करना है, एरिया के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको
इस सेंस में एक बार सोच लेना है और फिर अगली वीडियो की तरफ आपको आ जाना है, क्योंकि हम जब मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, साइंस 2+2=4 जितनी आसान होगी। सो इस वीडियो को यहाँ रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। प्लीज मेरी दरख्वास्त है, ये स्टार्टिंग वीडियोस हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों को लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए हमें इंडिया को इवॉल्व करना है। हम और आप मिलके एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, सही क्वेश्चंस का एक एनवायरमेंट बनेगा, प्लस राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए नंबर्स आएंगे, जेई मेंस और जेई एडवांस के स्तर को नीचे करेंगे। यही हमारा एम है और इसी राह पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमें इतना ज्ञानी बनना है कि आप कुछ पूछ लो, हमें सब पता होगा। ठीक है, हमें डर के नहीं जीना है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि मार्क्स की रेस में हम ऐसे भागें कि ना मार्क्स के रहे ना ज्ञान के रहे। हमें ज्ञान की रेस में दौड़ना है, जहां पर हम इतने ज्ञानी बन जाए कि मार्क्स खुद ब खुद पीछा करते हुए हमारे पास आए और हमें आईआईटी मिले चाहे ना मिले, हम जहां जाएंगे वहां से ज्ञान बटोर लेंगे। इतनी आसान बनाए पढ़ाई को, क्योंकि अगर हमारे देश में मैथमेटिकल फैक्ट है 1 लाख बच्चे ज्ञानी बन जाते हैं तो भी आईआईटी 10,000 बच्चे ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो आईआईटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर डिपेंडेंसी, आपके अपने ऊपर आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस बात को समझो। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम बिना थिंकिंग पावर के जरिए आईआईटीज में जा रहे हैं, इसीलिए आईआईटी से हमें यह सुनने को मिलता है कि आईआईटीज में हुई हाईएस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, हमें यह सुनने को नहीं मिलता है कि आईआईटी में पढ़ रहे बच्चों ने किया एक ऐसा आविष्कार जो कि इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको अपने दिल की एक बात बता देता हूं, मैं भी ना इन्वेंटर ही बनना चाहता हूं, इनोवेटर ही बनना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश के अंदर एनवायरमेंट नहीं है। ठीक है, और हमारे देश के अंदर फंड नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, और वो तभी क्रिएट हो सकता है जब हमारे देश की पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी राइट वे के अंदर, जॉब के लिए नहीं। जॉब से आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ काट सकते हो, इन्वेंशन के जरिए ही आप खुद को भी इवॉल्व कर सकते हो, नेशन को भी इवॉल्व कर सकते हो। यही एक सत्य है और इसी के लिए मैंने स्टेम वेदास को स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का साथ भी मुझे मिले। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।